नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज रोज़ की तरह ही हमारे साथ प्रोफ़ेसर अभय कुमार दुबे हैं और हम इनसे देश की राजनीति से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सब लोगों से यह कहूँगा कि अगर आप प्रोफ़ेसर दुबे को और उनके विश्लेषण को रोज़ सुनना चाहते हैं, तो आप ज़रूर नई परख चैनल को सब्सक्राइब करें, जहाँ पर हम हर रोज़ प्रोफ़ेसर अभय कुमार दुबे से देश की राजनीति से जुड़े मुद्दे पर बातचीत करते हैं। अभय सर नमस्कार। आज की बातचीत में जो पहला जो सवाल है वो इसी बात से रहेगा कि जो इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है मुंबई में, उसको लेकर काफ़ी चहल-पहल है, राजनीतिक गलियारों में उसको उसको लेकर काफ़ी बातचीत हो रही है। और मीडिया में यह बात चलाई जा रही है कि वहाँ पर संयोजक को लेकर एक पेच फँसा हुआ है, नीतीश कुमार थोड़े-से रूठ से गए हैं। तो आप इस तरह की बातचीत को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ और कई बार कह चुका हूँ, नई परख के मंच पे भी ये बात कह चुका हूँ कि ये इस तरह की बातें चलती रहेंगी। इस प्रकार के छोटे-मोटे अंतर्विरोध, छोटे-मोटे विरोधाभास, जिनको आप झगड़े का नाम दें या पेच का नाम दें या कुछ वहाँ पर ऐसी गड़बड़ी हो रही है, ये सब तो बातें चलती ही रहेंगी। विपक्ष की एकता अभी अ, उसकी प्रक्रिया अभी जारी है। ये जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना इट्स इन मेकिंग, मतलब ये हो रही है, ये हो नहीं गई है। पहली बात तो ये स्पष्ट होना चाहिए। विपक्ष की एकता संपूर्ण रूप से नहीं हुई है। अभी हो हुई है और अभी उस दिशा में ये तीसरा कदम उठाया जा रहा है। तो अभी तो बहुत किस तरीके से विपक्ष संयुक्त रूप से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगा, उसमें अभी बीच में ऐसी कई शक्तियां हैं जिन्होंने अपना अपना पक्ष तय नहीं किया है कि वो एनडीए के साथ रहेगा या आईएनडीआईए के साथ रहेगा। तो वो ऐसा बहुत कुछ होता रहेगा और मीडिया के लिए तो ये एक दिलचस्प खबर है ही। मीडिया तो लगातार इसमें कई तरह के स्पेकुलेशन करेगा, कई तरह की अटकलें लगेंगी, कई तरह के कयास लगेंगे और ये भी जैसे बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार जी तो नाखुश हैं या अनमने हैं। तो ये सब तो चलता रहेगा। मुझे नहीं लगता कि ये कोई विपक्ष की एकता का जो राजनीतिक तर्क है और विपक्ष की एकता की जो परिस्थितिजन्य विपक्ष की एकता का जो परिस्थितिजन्य आग्रह है, ये कोई चीजें उसको खारिज करती हैं। वो अपनी जगह पूरी मजबूती के साथ कायम है। आप ऐसा कोई नेता बताइए जिसने कहा हो कि विपक्ष की एकता नहीं होनी चाहिए। आप ऐसा कोई नेता बताइए जिसने कहा हो कि नहीं, एकता हमें प्रधानमंत्री नहीं बनाओगे, विपक्ष की एकता नहीं हो सकती। आप ऐसा कोई नेता बताइए जो कहे कि साहब इसमें कौन कौन आदमी गड़बड़ी कर रहा है। अब देखिए शरद पवार है ऐसे, तो शरद पवार की गतिविधियां काफी संदिग्ध किस्म की हैं, लेकिन किसी भी विपक्षी नेता ने उनके खिलाफ कोई वक्तव्य नहीं दिया है। जो कुछ हो रहा है वो मीडिया मंचों पर जो पॉलिटिकल जिम्नास्टिक होता रहता है, बस वही है, कुछ भी नहीं है। अब अगर उत्तर प्रदेश, सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में गठजोड़ करना मुश्किल है। सब लोग जानते हैं कि दिल्ली में गठजोड़ करना मुश्किल है। सब लोग जानते हैं कि पंजाब में गठजोड़ करने में दिक्कतें आएंगी। लेकिन कोई आपको किसी जिम्मेदार नेता का छुटवैया किसी ने कुछ कह दिया हो और विपक्ष उसको ले उड़ा हो, मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूं। कहीं भी आपको कोई भी ऐसा कोई गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य या विपक्ष की एकता की संभावनाओं को कमजोर करने वाला वक्तव्य नहीं सुनाई देगा। ये है इसका असली पहलू। एक बात ये भी है कि जैसे नीतीश कुमार ने तो वही कहा जो हमेशा कहते रहे कि मुझे कोई पद अपने लिए नहीं चाहिए। लेकिन उसको प्रस्तुत इस तरीके से किया जा रहा है मानो वो बहुत नाराज़ हो। लेकिन यह बात भी आ रही है कि कई नए दल इस गठजोड़ से जुड़ने वाले हैं। तो क्या आपको ये लगता है कि ये भी एक तरह से माइंड गेम है या सचमुच कुछ ऐसा हो सकता है? किन दलों पर हम ऐसी उम्मीद डाल सकते हैं कि वो इंडिया गठबंधन से जुड़ सकते हैं? देखिए अभी मेरे ख्याल से जब अविश्वास प्रस्ताव की बहस हो रही थी लोकसभा में, उसी वक्त जयंत चौधरी की पार्टी ने, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुख्य तौर पर जाट आधारित पार्टी है, उसने ही साफ कर दिया था कि वो भाजपा के साथ नहीं, विपक्षी एकता के साथ है। और उनके जो प्रवक्ता थे वो टीवी पर आने लगे और आईएनडीआई के पक्ष में बोलने लगे। उसके बाद में जब बंगलौर में कार्यक्रम हो रहा था, उस वक्त भारत राष्ट्र समिति की तरफ से कांग्रेस को बधाई दी गई, हालांकि कांग्रेस उसकी विधानसभा चुनाव में मुख्य प्रतिद्वंदी है। और कहा कि हम यहाँ नहीं आए हैं बंगलौर में, इसका मतलब ये मत निकालिए कि हम विपक्षी एकता के खिलाफ हैं। तो अब अभी तो अंदाज लगाया जा रहा है कि शायद पार्टियों की संख्या 3 या 4 और बढ़ जाए। तो देखिए, मैं एक कहानी सुनाता रहा हूँ।
जो आपको भी मैंने सुनाई है कि ये विपक्ष के, और उस कहानी का लब्बो-लुभाव ये है कि ये विपक्ष के लिए अस्तित्व का प्रश्न है। ये कोई मसला केवल किसी पार्टी को हराने या जिताने का नहीं है। ये विपक्ष के लिए अस्तित्व का प्रश्न है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की राजनीति की प्रकृति ये है कि वो अपने विपक्षी के लिए कोई भी 1 इंच भी गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते, और वो केवल चुनावी प्रतियोगिता में विश्वास नहीं करते। वो बहुत सारी युक्तियों, बहुत सारी तिकड़मों, बहुत सारी दुरभिसंधियों और योजनाओं का सहारा लेकर बिल्कुल ये विपक्ष को लकवाग्रस्त कर देना चाहते हैं, ताकि विपक्ष केवल नाम मात्र का रह जाए, मतलब उनको चुनौती देने की स्थिति में ना हो। आप सोचिए, जब उन्होंने संसद में कहा था कि एक अकेला और बाकी सब, जब उन्होंने ये वक्तव्य दिया था, तो उन्हें उसका दिमाग मन में उनकी ये उम्मीद नहीं होगी कि ये सब लोग एक हो जाएंगे, और उसके तुरंत बाद ये लोग एक हो गए। और भारतीय जनता पार्टी एक तरह की उलझन में चली गई। उन्होंने एक ऐसा नाम भी रख लिया, INDIA, जिसकी काट क्या हो, इसको सोचने में उन लोगों को काफी समय लगा। 3-4 किस्म की बातें की, फिर बाद में फिर वो सब लोग घमंडिया कहने लगे उसको। पहले तो कुछ और कहा गया था, उसके बाद एक प्रधानमंत्री ने एक नया फिक्रा दिया कि ये घमंडी इंडिया नहीं घमंडिया है, ये कहने लगे। उसके बाद सब लोग घमंडिया कहने लगे। तो ये इस तरीके से चल रहा है। ये भाजपा को उम्मीद नहीं थी कि ये सब होगा। भाजपा के चौंकने और परेशान होने का ये बड़ा कारण है। अगर हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात करें, जो हो सकता है कि इस बैठक में बने, हो सकता है ना भी बने, पर मुझे लगता है कि शायद इसमें विपक्षी दलों को ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। सब लोग एक कुछ बातों पर तो सहमत हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये कोई चुनौती है या ज़्यादा बड़ी चुनौती सीट शेयरिंग देखिए, का सबसे फ़ॉर्मूला होने आसान वाला है? काम है न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाना। आपकी बात ही बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। ये बहुत आसानी के साथ बन जाएगा, और ये काफ़ी प्रभावी साबित होगा, क्योंकि इसके बनने के बाद में तमाम विपक्षी दलों को लोकसभा के लिए अपने घोषणा पत्र निकालने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। ये INDIA गठबंधन तभी सफल होगा जब इसमें भागीदार सभी दल न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर चुनाव लड़ें। वही जनता के सामने, देश की जनता के सामने रखा जाए कि ये है हमारा घोषणा पत्र। जैसे ही सब लोग वो घोषणा पत्र एक साथ देश के 26, 28, 30 जो भी दल हों उसके अंदर रखेंगे, वैसे ही सबके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का विकल्प है। तो जो गैर भाजपा विरोधी वोट होता है, जो कि भाजपा को मिलने वाले वोटों से इसकी संख्या कहीं ज्यादा है, तो आंकड़े बिल्कुल साफ तौर पर बताते हैं, वो वोट एक ध्रुव पर केंद्रित होता चला जाएगा धीरे-धीरे। फिर भी उसमें कुछ वोट इधर-उधर छिटकेगा, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा एक ध्रुव पर केंद्रित हो जाएगा। न्यूनतम साझा कार्यक्रम जैसे ही सब लोगों ने कहा कि यही हमारा घोषणा पत्र है, हम इसी के आधार पे एकताबद्ध हैं और हम आगे सरकार बनाएंगे, तो हम इन वायदों को, इन आश्वासनों को लागू करेंगे। वैसे ही जनता के सामने एकताबद्ध विपक्ष का चेहरा औपचारिक रूप से आ जाएगा। और जहां तक सीटों के बंटवारे का या सीटों के तालमेल का, सीटों के लेन-देन का सवाल है, ये प्रक्रिया हमेशा ही मुश्किल होती है। इसमें हमेशा ही उलझन आती है। 2 पार्टियों के बीच में अगर राज्य के स्तर पर सीटों का लेन-देन भी कितना मुश्किल तलब होता है, हम लोग इस बात को जानते हैं। लेकिन जब आप न्यूनतम साझा कार्यक्रम आपने मान लिया है, आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने के लिए प्रतिबद्ध भी हैं, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रधानमंत्री के पद को लेके कोई झगड़ा नहीं है, तो उसके बाद में देर सवेर होगी, कुछ थोड़ी बहुत उलझन होगी, मीडिया को और भी उसमें चस्का लेने का, मजा लेने का मौका मिलेगा, और भी इस तरह की बातें होंगी, तो ये सब तो होता ही रहेगा। लेकिन हो सकता है कुछ सीटों पर पूरी तरह तालमेल ना भी हो पाए, तो उसके लिए एक शब्द है अंग्रेजी में, फ्रेंडली फाइट। उन सीटों में फ्रेंडली फाइट होती रहेगी। असली मकसद क्या है कि जो भाजपा विरोधी वो जो कई हिस्सों में बँट जाता था, उसको अधिकतम एकजुट किया जाए, उसकी टूट को रोका जाए। वो 100% टूट को रोका जा सकता है, बहुत अच्छी बात है। अगर 100% नहीं रोक पाते हैं, तो 80% ही रोक दें उस टूट को। 80% रोक देने से ही भाजपा को समस्या पैदा हो जाएगी। हालाँकि इसका फैसला तो इन दलों को करना है कि इनके संयोजक कौन होंगे। लेकिन अगर आपकी तरफ से सुझाव देना हो कि इनको एक नेता को संयोजक बनाना चाहिए, तो आपकी नज़र में नहीं, सबसे मैं तो अच्छा कहता उम्मीदवार हूँ कौन कि है? जो INDIA है, उसका चेयरपर्सन सोनिया गांधी को घोषित कर देना चाहिए, और उसका संयोजक नीतीश कुमार को बना देना चाहिए।
तो बाकायदा आपके पास 2 या 3 बड़े पद इसके अंदर होंगे। सोनिया गांधी पहले भी एक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए की संयोजक रही हैं। तो सोनिया गांधी को इसका चेयरपर्सन, अध्यक्ष घोषित, सभापति घोषित कर देना चाहिए और उन सोनिया गांधी में भी वो तमाम क्षमताएं हैं इस गठजोड़ को चला सकें। नीतीश कुमार में भी वो तमाम क्षमताएं हैं कि वो इस गठजोड़ को चला सकें। ये दोनों मिलकर इस गठजोड़ को काफी आगे बढ़ा पाएंगे। उसके बाद इसमें एक दक्षिण भारत से भी किसी एक व्यक्ति को किसी एक महत्वपूर्ण पद के लिए ले लेना चाहिए। फिर उसका सचिवालय बनेगा, उसका हेडक्वार्टर बनेगा, उसमें और भी कई पद होंगे। तो उसमें जो बड़े और प्रतिष्ठित नेता हैं और ऐसे नेता हैं जिनके दूसरे नेताओं से भी अच्छे संबंध हैं, जो बातचीत करने में कुशल हैं, वार्ता करने में कुशल हैं, समस्याओं का हल निकालने में कुशल हैं, ऐसे तमाम नेता लिए जा सकते हैं। अभी 2 बड़े नेताओं ने ये भी कहा, नीतीश कुमार ने कहा और उसके पहले ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव तो जल्दी हो सकते हैं और ममता बनर्जी ने तो बाकायदे कहा कि हेलीकॉप्टर भाजपा ने बुक कर लिया है। तो क्या भाजपा इस तरह का निर्णय ले सकती है और क्या ये उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा? पिछली बार तो अटल बिहारी वाजपेयी ने ही निर्णय लिया था, 2004 में, जी। याद होगा आपको। चुनाव जल्दी करवाए थे, ये सोच के कि सारा माहौल हमारे पक्ष में है और हम चुनाव जीत लेंगे, हमारे मुकाबले कोई नेता है नहीं। लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए, पीछे रह गए, थोड़े ही पीछे रह गए, लेकिन इतने पीछे रहे कि उसके बाद 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई। इस बार अगर ये निर्णय लेते हैं तो वो अटल बिहारी वाजपेयी ने तो अति आत्मविश्वास में निर्णय लिया था ये, कि हमको हराया नहीं जा सकता, इसलिए पहले ही हम एक 5 साल का जनादेश प्राप्त कर लें। यहाँ तो अगर ये निर्णय लेंगे तो ये अति आत्मविश्वास में नहीं, थोड़ा जो विपक्ष ने जो संयुक्त चुनौती पेश की है, उस चुनौती के दबाव में ही निर्णय लेंगे। तो दोनों निर्णय लेने की पृष्ठभूमि अलग-अलग तरह की होगी। एक का नतीजा आप देख चुके हैं, दूसरे का नतीजा फिर देखेंगे। आगे हम जी20 के जो पूरा एक चल रहा है, बैठक का एक आयोजन चल रहा है, दिखावा भी हम उसको कह सकते हैं, उसपे बातचीत करेंगे। लेकिन मेरे नज़र में मैं जो एक सवाल अभी आ रहा है मेरे ज़हन में, वो सिर्फ़ इस बात को लेकर आ रहा है कि एक इवेंट का आयोजन करने का जो पूरा तरीका होता है, वो दिख रहा है। 3 दिन के लिए पूरी दिल्ली बंद है। तो ये जो नरेंद्र मोदी की शैली है, क्या वो एक ऐसे मिथक को तैयार करने में कामयाब हो जाते हैं हर बार कि बाकी सब खामोश हो जाते हैं? तो 3 दिन तक वही राष्ट्रीय जीवन में छाए रहेंगे और ऐसा लय है कि भारत को उन्होंने बहुत सम्मान दिला दिया। तो क्या उनकी ये राजनीति एकदम मजबूती से टिकी हुई है या इसकी भी कोई सीमा है? देखिए, हम लोगों को पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी भारत सरकार के मुखिया हैं और सरकार इस देश की सबसे बड़ी एजेंसी है। सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, विदेश नीति, रक्षा नीति, किसी भी नीति का कोई पहलू ऐसा नहीं है जिसकी बागडोर सरकार के हाथ में ना हो। नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत विशेषता क्या है? इसको तो उनके जो वरिष्ठ नेता और उनके गुरु रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने उसी वक्त व्यक्त की थी जिस वक्त वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बताए गए थे। तभी उन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे इवेंट मैनेजर हैं, वो हर चीज को एक इवेंट में बदल देते हैं। तो इस जो G20 है उसको भी उन्होंने एक बहुत ही विशाल राष्ट्रीय इवेंट में बदल दिया है। आपको ध्यान होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और यशवंत सिन्हा विदेश मंत्री थे, उस वक्त ही तो G20 की अध्यक्षता भारत को मिली थी। तो उस वक्त तो कोई इवेंट नहीं हुआ था और वो सारा का सारा काम खामोशी से हो गया था। लेकिन नरेंद्र मोदी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसका जितना भी अधिकतम लाभ हो सकता है अपनी छवि को बेहतर बनाने में, और वो लिया जाए और उससे भारत को भी कुछ ना कुछ लाभ होगा। अंतर्राष्ट्रीय धरती पर, अंतर्राष्ट्रीय जमीन पर भारत को भी इससे नुकसान नहीं होगा। भारत को इससे लाभ ही होगा। तो इसके दोनों ही पक्ष हैं। पहली बात तो यह है कि अगर कोई ये मानता है कि विदेश नीति के मसलों के ऊपर देश का मतदाता वोट डालने के लिए जाएगा, तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि ऐसे मतदाता इस देश में हैं, ये सही बात है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। देखिए, भारत में 10 से 15% मतदाता ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट देने के बारे में सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के गले मिल गए वो, या ये इस प्रकार की जो फोटो अपॉर्चुनिटीज होती हैं उसके आधार पर वोट देने के बारे में सोच सकते हैं। चंद्रयान की वजह से वोट देने के बारे में सोच सकते हैं ये। लेकिन जो 80 से 85% मतदाता है वो गवर्नेंस के मुद्दे को लेकर वोट देने के बारे में निर्णय करेगा। या आंतरिक सुरक्षा का कोई प्रश्न आ जाए, जैसे कि पिछली बार पुलवामा का आ गया था,
तब उसके मसले पे वो अपनी राय बदल सकता है या और अपनी राय किसी पक्ष में उसकी झुक सकती है, क्योंकि वो एक बहुत नाज़ुक मसला होता है। उसमें लोगों की जो देशभक्ति की भावनाएँ होती हैं, उन्हें लगता है कि देश की सुरक्षा को खतरा है और सरकार ने उस सुरक्षा को वो देखते हैं कि सरकार उस सुरक्षा को बचा रही है या या बचाने में चूक रही है, तो वहाँ पे वो बदल सकते हैं। लेकिन ये जो इस तरह की बातें हैं हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना दी, देखिए वर्ल्ड बैंक ने हमारे लिए क्या कह दिया, आईएमएफ ने हमें ये सनद दे दी, ये फलानी रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग बढ़ा दी। इसका असर केवल 15-20% लोगों को ही पड़ता है। तो हम आगे इस मुद्दे पर यानी कि G20 की बैठक पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं और आप लोगों से मैं फिर से ये अनुरोध करूँगा कि आप नई परख चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और यहाँ पर हर रोज़ जो राजनीति और उसके अलग-अलग विभिन्न पहलुओं पर बातचीत करते हैं, उसे सुनें। प्रोफ़ेसर अभय कुमार दुबे के साथ वो चर्चा हम हर रोज़ करते हैं। तो आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। अभय सर, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।